welcome you all on my informative channel True Knowledge. Year 1857 ये साल भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भारत के लोगों ने एक ऐसा अपराइजिंग किया जिसे हम आज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। ये कोई एक प्लेस का रिवॉल्ट नहीं था, बल्कि एक नेशन वाइड रेजिस्टेंस था जिसमें सैनिक, जमींदार, किसान और रियासतों के राजाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश साम्राज्य की ईयर्स ऑफ इनजस्टिस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस इंटरफेरेंस ने जनता के मन में एक आग जगा दी थी और ये आग 1857 के रिवॉल्ट के रूप में सामने आया। इस रिवॉल्ट के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस एंड सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण। चलिए वन बाय वन हम इन कारणों को देखते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में बात करते हैं। 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बढ़ा लिया था। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इंडियन रूलर्स को अपनी अथॉरिटी से हटा दिया या उनके पावर्स को कम कर दिया। इस वजह से राजपूत, मराठा और मुगल्स जैसे ट्रेडिशनल रूलर्स ने अपनी राजनीतिक ताकत खो दी थी। दूसरी ओर लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी पॉलिसी लगाई थी जिसमें अगर किसी इंडियन रूलर की बिना बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी की डेथ हो जाती है तो उसके किंगडम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता था। इस पॉलिसी की वजह से कई इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, अवध खत्म हो गए। ये पॉलिसी उन रूलर्स के लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी थी जिन्होंने अपनी ताकत और आज़ादी खो दी थी। ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर की अथॉरिटी ऑफिशियली ख़त्म कर दी थी, लेकिन बहादुर शाह जफ़र को एक नॉमिनल एम्परर बनाकर रखा था जिसके पास असली पावर नहीं था। ब्रिटिश की ये पॉलिसी उन सभी में डिससैटिस्फैक्शन लाई जो मुगल एम्पायर को अपनी पहचान और यूनिटी मानते थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी लाई थी जिसके अनुसार भारतीय राजा अपने ही देश में बिना ब्रिटिशर्स की अनुमति के किसी और राजा से कोई संधि नहीं कर सकते थे, यानी उनकी सॉवरेनिटी वर्चुअली लॉस हो चुकी थी। चलिए अब हम सोशियो रिलीजियस कॉजेस के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कई बार इंडियन रिलीजियस बिलीफ को इग्नोर किया, जैसे सती प्रथा को बैन करना, विडो रिमैरिज एक्ट लाना। कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों ने धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध माना इन सारी चीज़ों को जो भी ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिश का ये इंटरफेरेंस लोगों को लगता था कि उनके फेथ सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिशनरीज को प्रमोट किया जिनके जरिए कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगा, जैसे स्कूल में बाइबल पढ़ाना, हॉस्पिटल में क्रिश्चियन प्रेयर करवाना, ये सब लोगों को लगा कि उनका रिलीजन डुबोया जा रहा है। आम लोगों में ये रूमर फैल गया कि ब्रिटिश लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। जब आर्मी में कार्टेजेस में काऊ और पिग फैट का यूज़ हुआ तो इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को हर्ट किया। हिंदू के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए पिग अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती थी। ये एक स्पार्क बनकर आया सामने। अब बात करते हैं उन इकोनॉमिक प्रेशर की जो 1857 की रिवॉल्ट के लिए ज़मीन तैयार कर रही थी, जैसे
हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट, इनके थ्रू डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें किसानों से एक्सेसिव टैक्स लिया जाता था। अगर किसान टैक्स टाइम पर नहीं दे पाते थे तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। ब्रिटिशर ने तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके चीप ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स का मुकाबला इंडियन गुड्स नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी और इंडियन चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पैसा लूटकर ब्रिटेन भेजना स्टार्ट कर दिया। रेवेन्यू, रॉ मटेरियल्स और ट्रेड का पूरा प्रॉफिट ब्रिटेन को जाता था। अब हम बात करेंगे 1857 रिवॉल्ट के मिलिट्री कॉजेस की। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती इंडियन सिपाहियों में कई तरह की नाराज़गी, जो रिवॉल्ट का एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना। जैसे ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाही को कभी भी इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया। उनको लो सैलरी, लो रैंक और हार्श पनिशमेंट मिलती थी। प्रमोशन सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर को मिलता था। चाहे इंडियन सिपाही कितने भी लॉयल हो, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इंडियन सिपाहीज को फॉरेन सर्विस अलाउंसेस पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में वो भी हटा दिया गया। सोल्जर्स को दूर दूर जगह भेजना, उनकी फैमिली से अलग रखना और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट का ख्याल न रखना भी उनके मन में गुस्सा पैदा कर रहा था। ये बात उस समय की है जब हिंदूज समुद्र पार करना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया जिसका नाम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश आर्मी ने सिपाही को बर्मा और दूसरी जगहों पर भेजना स्टार्ट कर दिया, विदाउट केयरिंग फॉर देयर रिलीजियस बिलीफ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न की, जो तत्कालीन कारण बना। 1857 के आसपास ब्रिटिश आर्मी ने इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की। इस राइफल के कार्टेजेस को मुंह से काटना पड़ता था और र्यूमर ये थी कि उन कार्टेजेस पर काऊ और पिग के फैट लगे हुए हैं, जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल था। जब हम 1857 के रिवॉल्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो याद आता है वो है मंगल पांडे का। उन्होंने ही इस रिवॉल्ट का फर्स्ट स्पार्क बनकर एक मिसाल सेट कर दी थी। मंगल पांडे एक इंडियन सिपाही थे जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, लेकिन उनका दिल अपने धर्म और देश के प्रति वफादार था। जब इनफील्ड राइफल का यूज़ स्टार्ट हुआ और कार्टेजेस में काऊ और पिग फैट की बात सामने आई, तब मंगल पांडे ने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने 29 मार्च को बैरकपुर में अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया। मंगल पांडे को अरेस्ट करके कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बलिदान एक सिंबल बनकर बाकी सैनिकों के सामने आया, इसलिए उन्हें आज भी हम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के रूप में याद करते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन की, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। 1857 तक मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का बचा था। जब मेरठ के सिपाहीज ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने बहादुर शाह को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया। लोगों ने उन्हें अपना सिंबॉलिक लीडर बना लिया और उनके नाम से ब्रिटिशर्स के खिलाफ फरमान जारी कर दिए।
ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए मैसिव अटैक किया। बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। अब इस विद्रोह की आग मेरठ से होते हुए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बिहार तक फैल गया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने संभाला था। जब अंग्रेजों ने 1856 में अवध को हड़प लिया और नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया, तब बेगम हजरत महल ही थीं जिन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। लखनऊ की जनता और सिपाहियों को संगठित कर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजी छावनियों पर हमले किए और अंग्रेजी सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और क्रांति को एक जन आंदोलन बना दिया। हालांकि अंग्रेजों की भारी सेना के आगे उन्हें अंततः पीछे हटना पड़ा, पर वे नेपाल चली गईं और जीवन के अंतिम क्षण तक भारत की स्वतंत्रता की आशा को जीवित रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया है। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर विरोध किया। उनका फेमस स्टेटमेंट था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और 1857 में जब विद्रोह भड़का, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा अपने हाथ में ले ली। उन्होंने महिला और पुरुष सैनिकों की सेना तैयार की और अपनी तलवारबाजी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब झांसी पर हमला हुआ तो उन्होंने बहादुरी से मोर्चा लिया, पर अंततः झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके बाद वे तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिली और ग्वालियर की ओर कूच किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। वैसे तो रिवॉल्ट में क्रांतिकारियों का साहस सराहनीय था, फिर भी कुछ कारणों की वजह से यह असफल रहा। इसके एक असफल होने के कारण तो कई थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों को देखेंगे, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होना, न कोई साझा योजना होना, न एकजुटता होना। कई प्रिंसली स्टेट्स ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया, जैसे हैदराबाद और कश्मीर। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। जनता का हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। व्यापारी, जमींदार और कुछ राजा अंग्रेजों के ही पक्ष में थे। विद्रोह केवल नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया तक ही सीमित रहा। हालांकि यह क्रांति असफल हुई, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया और भारत को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को सेना में बांटने की नीति अपनाई। यहीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने भारतीय राजाओं से संधियां कर उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश की और सबसे अहम, इस क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। 1857 की क्रांति भले ही असफल हुई, पर इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। ये याद दिलाती है कि जब अन्याय बढ़ता है तो क्रांति जन्म लेती ही है। आइए अपने इतिहास से प्रेरणा लें और देश की आज़ादी की उस पहली लड़ाई को सम्मान दें।